नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर तोक्यो पहुंचे। श्री मोदी आज जापानी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतवंशियों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी इस वर्ष से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को किया है सम्मानित। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में समन्वित गश्त शुरू की। एंटनी अल्बानीजी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंडोनेशिया में 11वीं एशियाई कप हॉकी चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में भारत का मुकाबला होगा पाकिस्तान से। इम्फाल में हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई में फाइनल लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से किया पराजित। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 81वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, महाराष्ट्र में रचनात्मक सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने वाली प्रति सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। महाराष्ट्र में रचनात्मक सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने वाली प्रति सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर आज सवेरे तोक्यो पहुंच गए। भारतवंशियों ने श्री मोदी का उस होटल में गर्मजोशी से स्वागत किया जिसमें वो रुके हुए हैं। भारतवंशियों ने प्रधानमंत्री को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और तिरंगा लहराया।
कई बच्चे अपने माता पिता के साथ होटल में मौजूद थे और प्रधानमंत्री के आगमन पर अपने हाथ हिला रहे थे। बच्चों के हाथ में पोस्टर थे जिन पर भारत की विभिन्न भाषाओं में स्वागत लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री ने उनमें से एक बच्चे से बात की और उसे अपना ऑटोग्राफ भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए भारतवंशियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जापान में भारतीय समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। श्री मोदी ने कहा कि वो भारत में अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। कल क्वाड शिखर बैठक में भाग लेने के अलावा श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीजी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज जापान के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतीय मूल के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टोक्यो में शिखर बैठक के दौरान क्वाड पहल पर अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा और भविष्य के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। पिछले वर्ष मार्च में हुई पहली वर्चुअल बैठक के बाद क्वाड नेताओं की यह चौथी बैठक होगी। क्वाड 4 देशों को एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से एकजुट करता है। क्वाड नेताओं ने कोविड एवं वैश्विक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, जलवायु, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी पहल की है। वहीं क्वाड वैक्सीन साझेदारी के तहत कम्बोडिया और थाईलैंड तक टीके भी पहुंचाए गए हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में संबंधित नेता क्वाड पहल की प्रगति की समीक्षा के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। सुपर्णा तैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। भारत अमेरिका के बीच बहुपक्षीय संबंधों में मजबूती आई है। दोनों ही देशों के बीच व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, शिक्षा और ऊर्जा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग आगे बढ़ रहा है। दोनों ही देशों में नियमित रूप से यात्राएं और संवाद हो रहे हैं जो केवल द्विपक्षीय एजेंडे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की श्री बाइडेन के साथ बैठक में उच्च स्तरीय संवाद जारी रखने और दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे ले जाने के बारे में विचार विमर्श होगा। श्री मोदी शिखर बैठक से अलग जापान के प्रधानमंत्री श्री किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। जापान भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान संबंधों को इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बताया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में काफी तेजी आई है। दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच इस बैठक से दोनों देशों के उच्च स्तरीय कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय परस्पर सहयोग के एजेंडे को भी आगे ले जाने का अवसर मिलेगा। जापान के प्रधानमंत्री की हाल की भारत यात्रा के सकारात्मक परिणाम रहे हैं, जिसमें जापान से भारत में अगले 5 साल में 50 खरब येन यानी लगभग 40 से 42 अरब डॉलर का सरकारी और निजी निवेश शामिल है। टोक्यो में दोनों प्रधानमंत्री व्यापार और निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वोत्तर में सहयोग, जनसंपर्क सहित द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। दोनों ही नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के सामान्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेता भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक भागीदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श भी करेंगे। कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस वर्ष से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी का आयोजन किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के अंतर्गत सभी 6 स्वायत्त निकायों की कल नई दिल्ली में संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिंह ने कहा कि डीओपीटी के अंतर्गत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए वर्ष के अंत तक अराजपत्रित पदों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी आयोजित करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र पर होगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट
यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 मई तक बढ़ा दी गई है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने एक ट्वीट में बताया कि अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले यूजीसी ने आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित की थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करती है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा 82 विषयों में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी। इन दोनों परीक्षाओं के जेआरएफ के स्लॉट का विलय किया गया है, जबकि जेआरएफ के लिए विषयवार और श्रेणीवार आवंटन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को पेश किया जाएगा। ये सत्र 31 मई तक चलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विधानसभा सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब पूरे सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही डिजिटल तरीके से संचालित होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा सरकार का इस वर्ष का बजट भी डिजिटल माध्यम से ही पटल पर रखा जाएगा। कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के बीच कोई सवाल पूछने या फिर अन्य अवसरों पर अपनी बात रखने के लिए सदस्यगण अपनी मेज पर लगे टैब का इस्तेमाल करेंगे। पहली बार सदन की कार्यवाही को डिजिटल तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर आम नागरिक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और इसे फेसबुक और यूट्यूब के जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश दूरदर्शन पर ही इसका सजीव प्रसारण होता था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर तोक्यो पहुंचे। श्री मोदी आज जापानी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतवंशियों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी इस वर्ष से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में समन्वित गश्त शुरू की। एंथोनी अल्बनीजी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंडोनेशिया में 11वीं एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इम्फाल में हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई में फाइनल लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। क्या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 25 मई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। एक रिपोर्ट।
आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नेतृत्व क्षमता और क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन करने के लिए ये सम्मान दिया गया है। कोविड महामारी के दौरान लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने माताओं की देखभाल और टीके से रोकी जा सकने वाली बच्चों की बीमारियों के लिए टीकाकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, हाइपरटेंशन और टीबी के उपचार, पोषण, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के संवर्धन में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये पुरस्कार 2019 में आरंभ किया गया था। पुरस्कार समारोह 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा के उच्च स्तरीय उद्घाटन सत्र का हिस्सा था, जिसका सीधा प्रसारण किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने 6 ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स की घोषणा की है। इन पुरस्कारों का निर्णय स्वयं डॉक्टर घेब्रेयेसस करेंगे। समाचार कक्ष से अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं की समूची टीम को विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक के वैश्विक स्वास्थ्य नेता पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आशा कार्यकर्ता स्वस्थ भारत को सुनिश्चित करने में अग्रिम मोर्चे पर कार्य कर रहे हैं और उनका समर्पण और दृढ़ निश्चय सराहनीय है। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं की चौथी समन्वित गश्त कल बंगाल की खाड़ी के उत्तर में शुरू हुई। 2 दिन के इस अभियान में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना की इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर संयुक्त रूप से गश्त करेंगी। एक रिपोर्ट। पिछला भारत बांग्लादेश नौसेना कॉर्पेट अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना की ओर से 2 स्वदेश निर्मित जहाज गाइडेड मिसाइल कॉर्बेट कोरा और ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुमेधा अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश की ओर से नौसेना के जहाज बीएनएस अली हैदर और बीएनएस अबू उबैदा समन्वित गश्ती अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती विमान भी समन्वित गश्त में भाग लेंगे। कॉर्पेट अभ्यास के नियमित संचालन में समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरों का मुकाबला करने में दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और साथ मिलकर संयोजित ढंग से काम करने की क्षमता को मजबूत किया है। यह अभ्यास रक्षा सहित कई स्तरों पर भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग का प्रतीक है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। एंटनी अल्बनीजी को आज सवेरे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 59 वर्षीय अल्बनीजी ने एक संक्षिप्त समारोह में कैनबरा में सरकारी भवन में शपथ ली। लेबर पार्टी के सीनेटर पेनी वोंग ने विदेश मंत्री, रिचर्ड मार्ल्स ने उप प्रधानमंत्री, जिम चार्मर ने कोष मंत्री और कैटी गैलागेर ने वित्त मंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय मौसम विभाग ने देश के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल तक अनेक क्षेत्रों में वर्षा होगी। पूर्व में बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अगले 2 दिन में मध्यम वर्षा और धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अंतिम लीग मैच में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 29 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल के पहले क्वालीफायर में कल कोलकाता के ईडन गार्डन में गुजरात टाइटंस का मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स से और ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। हरियाणा ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। कल इम्फाल में फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-0 से हराया। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वतंत्रता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना ला रहे हैं इस स्वतंत्रता संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को याद कर रहे हैं। उनका निधन 23 मई 1970 को हुआ था। जनकोटिकल्क जीवामृतम जय भारताम्बेक्य वंदनम। मेनन का जन्म 1 अक्टूबर 1908 को केरल के त्रिशूर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही मेनन राजनीति में भाग लेने लगे थे। उन्होंने केरल में वाइकोम सत्याग्रह के जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। प्रजामंडलम में शामिल होकर वो राजनीति में और अधिक सक्रिय रहे। बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य रहे। पेशे से वकील मेनन 1935 और 1938 में 2 बार कोच्चि विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। कोच्चि सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1942 में मेनन ने त्यागपत्र दे दिया। उन्हें 1945 में फिर से कोच्चि विधानसभा के लिए चुना गया। मेनन ने 1946 में कोच्चि के खाद्य मंत्री के पद पर काम किया। वो 1947 में प्रांत के मुख्यमंत्री बने। मेनन ने संविधान सभा में कोच्चि रियासत का प्रतिनिधित्व किया। त्रावणकोर कोच्चि राज्य के गठन के उपरांत मेनन 1952 में राज्य के वित्त मंत्री बने। उन्होंने त्रावणकोर कोच्चि राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य किया। वो 1962 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहयोग मंत्रालय का कामकाज संभाला। मेनन 1967 में रेल मंत्री, कानून मंत्री और समाज कल्याण मंत्री भी रहे। मेनन ने सार्वजनिक कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाई। उन्हें वंचित वर्गों के हिमायती के रूप में जाना जाता है। वे शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो जीवन भर राष्ट्र की सेवा करते रहे। महान राष्ट्रवादी पनमपिल्ली गोविंद मेनन को हमारा नमन। 23 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने गवर्नर जनरल माउंटबेटन की भारत विभाजन नीति को पारित कर दिया। इस नीति के तहत 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। रियासतें दोनों अधिराज्यों में से किसी में भी मिलने को स्वतंत्र थी। रियासतों के पास किसी भी अधिराज्य में शामिल न होकर स्वतंत्र रहने का विकल्प भी था। भारतीय नेताओं ने इस योजना का विरोध किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि इससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा था। हम आज हनुमान सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। शुरू में हनुमान सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गए। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लोहा लिया और सहयोगी सेनानियों की आर्थिक सहायता भी की। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेजों से राजद्रोह करने का मुकदमा उन पर चलाया। उन्हें 1857 में लोहे की बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास के लिए निर्वासन की सजा दी गई। अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में 23 मई 1858 को उनका निधन हो गया। मां भारती के महान सपूत हनुमान सिंह को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI का पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और विशाल, अब ये बताएं कि क्या है खास आज के समाचार पत्रों में। जी मुनीश, आज लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने तेल के दाम में कटौती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी को प्रमुखता से छापा है और साथ ही राजधानी में जल संकट गहराने की आशंका को भी सुर्खियों में जगह दी है। दैनिक वीर अर्जुन की सुर्खी है, उत्पाद शुल्क कटौती से जनता को राहत। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी बाइडेन मुलाकात में यूक्रेन पर होगी सीधी बात। नवभारत टाइम्स का मुखपृष्ठ पर शीर्षक है, 2 समंदर और 4 यार चीन पर घेरे को तैयार। साथ ही अखबार ने प्रधानमंत्री के इस कथन को भी प्रमुखता से छापा है कि क्वाड में हिंद प्रशांत पर चर्चा होगी। जबकि राष्ट्रीय सहारा ने मेक इन इंडिया को विश्व के लिए आशा की किरण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की कही बात को प्रमुखता से दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया हमारे स्टार्टअप को अपने भविष्य के रूप में देख रही है। दैनिक भास्कर में अनूठी पहल शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार में बताया है कि बूंदी शहर में बेटियों को सम्मान देते हुए 7 गलियों के नाम बालिकाओं के नाम पर रखे गए हैं। दैनिक भास्कर ने ही तेज हवाओं और बारिश के अलर्ट का समाचार प्रकाशित करते हुए गर्मी से राहत मिलने की संभावना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने कान फिल्म समारोह में ऐश्वर्या राय के आकर्षक अंदाज को मुखपृष्ठ पर स्थान दिया है। समाचार पत्र लोकसत्र ने थॉमस कप विजेता खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात और बातचीत का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनका ये कथन भी प्रमुखता से छापा है कि आपकी जीत से बैडमिंटन की लोकप्रियता बढ़ी। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। महाराष्ट्र में रचनात्मक सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने वाली प्रति सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं और हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarabharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल होइए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। श्री मोदी आज जापानी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और भारतवंशियों के साथ करेंगे बातचीत। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी इस वर्ष से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इस महीने की 30 तारीख तक बढ़ा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। एंटनी अल्बनीजी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इंडोनेशिया में 11वीं एशियाई कप हॉकी चैंपियनशिप के पहले मैच में भारत का मुकाबला होगा पाकिस्तान से। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई में फाइनल लीग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।